गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। संजीत, अगर कोई टॉपिक में डाउट होता है यहाँ पर ऑफलाइन क्लास होती है तुम आ सकते हो जब तुम्हें दिक्कत होती है, ठीक है? जैसे मैंने अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन रिवाइज करवाना है, 1-2 दिनों में स्टार्ट होना है। ओके सर। आज हम सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका चैप्टर है पहला ग्रेविटेशन। फर्स्ट बुक से मैं बता दूं हमारा रोटेशनल मोशन ही रहता है, फर्स्ट बुक से आरएम में ही रहता है। इसको बड़े आराम से करते जाएंगे, धीरे धीरे। ये टफ है थोड़ा सा, आराम से करते जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। इतने में हम पिछला सारा निपटा देंगे। ये 2 महीने का सिलेबस है, पिछले सारे चैप्टर्स। तो लेट अस स्टार्ट विद ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है तुमसे। अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करता हूँ सबसे पहले चैप्टर की, सबसे पहले तो आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है बच्चे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है ऑलरेडी। हाँ जी बच्चे, तुम्हें पता है कि न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था तो क्या हुआ था? एप्पल आके उसके सिर पर गिरा तो उसने देखा ये एप्पल नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उससे इसने बता दिया कि ये कोई ऐसी फोर्स है अर्थ जिससे ये इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो फिर उसने बताया अर्थ इसका भी मास है, ये एप्पल इसका भी मास है, तो इन दो मासेस के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रही है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो लिखो according to Newton, two masses m1 and m2 separated by some distance are then force of attraction acts between them। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होती है, it is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। अगर क्या था, दो मास है, ये दो मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं फोर्स F से, तो ये जो फोर्स लगेगी वो किस पर डिपेंड करेगी? इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, याद है आपको? यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगाते हैं सर? जी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर कांस्टेंट लगाते हैं, वो यहाँ पर यूज करते हैं जी। वेयर जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू कितनी होती है, याद है आपको? जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट ऑफ जी क्या होती है? जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। अच्छा बच्चों, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मास की क्या होती है? किलोग्राम स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
कोई डाउट है यहां तक बच्चों? नो सर। ओके, अब नोट, ये जो फोर्स होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। दूसरा पॉइंट नोट करो, दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट मास एंड spherical objects, also for heavenly bodies। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो पॉइंट मास होने चाहिए, एक स्फेरिकल होने चाहिए और एक हैवी होने चाहिए। अब आप कहोगे अगर हैवी हो गए तो पॉइंट मास कैसे होंगे? ये एक बहुत बड़ी बॉडी है, ये दूसरी बहुत बड़ी बॉडी है। अगर ये बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर होंगे, ये बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर होंगे, तो ये हैवी बॉडी एक पॉइंट की तरह काम करेगी। जैसे बच्चों मैं कह दूं, एक अर्थ और एक मून, इन दोनों के बीच में, ये दोनों है तो बहुत हेवनली, लेकिन अर्थ से देखते हैं मून के बारे में तो मून हमें पॉइंट लगता है, मून से देखते हैं अर्थ के लिए तो अर्थ हमें पॉइंट लगता है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? एक तो हेवनली होनी चाहिए, एक बहुत दूर होनी चाहिए, बहुत दूर होंगी तो वो पॉइंट मास कहलाएंगी। क्लियर बच्चों? सेकंड पॉइंट आपको समझ आ गया? यस सर। ओके, दोबारा फिर मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। हम कर रहे हैं ग्रेविटेशन, ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। हमने अकेला फर्स्ट बुक से रोटेशन मोशन छोड़ा है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। मैं इसको बिल्कुल आराम से करवाऊंगा आपको डेली, पहले रिकॉर्डेड लेक्चर करा के आपका बेस क्लियर करवाऊंगा, फिर इसको हम लाइव क्लास के साथ करेंगे रोटेशन मोशन। उस तब तक हम ये अगली सेकंड बुक विद इन 2 मंथ कंप्लीट कर देंगे। विद इन 2 मंथ बच्चों हम अगली बुक सेकंड बुक कंप्लीट कर देंगे, फिर हमारी फर्स्ट बुक का यही चैप्टर रह जाएगा, एक डायमेंशन वाला रहेगा। ये महीना लगेगा, हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। इन द मीन टाइम हमने ये 2 महीने के अंदर अंदर मैंने सारी सेकंड बुक आपको कंप्लीट करवानी है। अगर किसी बच्चे का कोई पेपर होगा, एग्जाम होगा, तो मुझे कह देना, मैं उनको रोटेशन मोशन के इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करवा दूंगा। वो एक दिन में ही करवा दूंगा उनको मैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्वेश्चन। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होती है? जैसा कि आपको पता है, न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल उसके सिर पर फंसता है, तो उसका मतलब क्या है? एप्पल है जिसका मास है, अर्थ है जिसका मास है, यानी दो बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, और उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के बच्चों जी लगा लेते हैं। जी की वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -11। अगर जी की मैंने यूनिट निकालनी है तो यू नो जी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर, m1 m2। एफ क्या होता है? न्यूटन, आर क्या होता है? मीटर, मास क्या होता है? केजी। तो जी की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके बाद मैंने आपको बच्चों ये बताया है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकती। दूसरी बात, हेवनली बॉडीज के लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बच्चे। अगर आप कहो कि सर 2 टेबल पड़े हैं एक दूसरे के पास, उनका मास m1 है, m2 है, बुक्स पड़ी हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं खींची जाती? रीजन बता सकता है कोई? 2 बुक्स अगर टेबल पे रख देंगे तो एक दूसरे की तरफ वो क्यों नहीं खींची जाती? 2 पर्सन एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं खींचे जाते? इनका भी तो मास है। बताएगा कोई? एनी स्टूडेंट? अभी मैंने बताया आपको इसका आंसर, क्योंकि ये किसके लिए वैलिड होती है बच्चों? हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब स्टार्स के लिए वैलिड होती है, ये स्टार्स प्लैनेट्स के लिए वैलिड होती है। अदरवाइज ये स्मॉल मास पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं होती, बहुत कम वैल्यू होती है, जिससे हम आपको कह सकते हैं कि ये निगलेक्ट कर सकते हैं। ये तभी फील होगी अगर बॉडी का मास बहुत ज्यादा होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, अगर आपने नोट कर लिया। जैसे एक मैंने पत्थर फेंका, ये एक अर्थ है, अर्थ का मास तो बच्चे बहुत ज्यादा है ना बच्चों? यस सर। हेवनली बॉडी है,
तो दोनों के बीच में क्या लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स। बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर दोनों में से अगर कोई एक मास बहुत हैवी है तो ये एक्ट होगी। समझ आया कि नहीं? अर्थ की तरफ अगर मैं किसी बॉडी को फेंकता हूं तो वो अपनी तरफ अर्थ की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि अर्थ का मास बच्चे बहुत ज्यादा है। अब आप क्वेश्चन मुझसे ये पूछ सकते हो, सर अगर ये बॉडी अर्थ की तरफ जाती है तो न्यूटन कहता है दोनों अट्रैक्ट करती है, तो अर्थ इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं करती? बता सकता है कोई इसका आंसर? अर्थ इस बॉडी की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट करती? एनी स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट बता सकता है इसका कोई आंसर? संचित आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। हुनर, देवन, यस सर। सक्षम है क्या? सागर सर सक्षम। सक्षम। बच्चे पूरा नाम लिखना है उस पे, पूरा नाम लिखा कर, ठीक है? पता नहीं लगता इससे। अच्छा बच्चे सक्षम समझ आया तुझे मैंने क्या कहा? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो मासें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो बच्चे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अर्थ और किसी बॉडी में किसी बुक को किसी भी चीज को फेंकता हूं तो वो अर्थ की तरफ जाती है, इट मींस ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 वैलिड है। हमें एक दूसरे की तरफ ये खींची हुई नजर आती है, अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है, तो बॉडी अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचती? कोई रीजन बता सकता है इसका? मास ज्यादा है अर्थ का। Oh, very good. F is equal to ma होता है बच्चों, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन बिल्कुल कम। अब दो बॉडीज के मासेस के कंपैरेटिवली अर्थ का मास तो बहुत 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 ज्यादा है, तो अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन बच्चों बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएगी, जो आपको दिखाई नहीं देगी। इसको रब कर रहा हूं बच्चे, मैं आगे लिखवा रहा हूं आपको। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स act between bodies only when act between bodies one mass should be excessively high. Gravitational force between two bodies acts when one mass should be excessively high, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी बच्चे। अगला पॉइंट लिख लो, इट इज इंडिपेंडेंट टू द मीडियम बिटवीन द बॉडीज। ये बॉडीज के मीडियम के बीच में, दो बॉडीज के बीच में क्या मीडियम रखा है उस पर डिपेंड नहीं करती। लास्ट पॉइंट, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चे कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव का मतलब आपको पता है, जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आपको याद है बच्चे कौन कौन सी कंजर्वेटिव होती है? बता सकता है कोई यहां तक? अब तक हमने कितनी कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ ली बच्चों? कोई बताएगा अब तक कितनी कंजर्वेटिव पढ़ी है हमने? एनी स्टूडेंट, कितनी कंजर्वेटिव पढ़ी है? एक तो ग्रेविटेशनल पढ़ ली, एक और पढ़ाई है मैंने आपको, एक और कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाई है। एनी स्टूडेंट? स्प्रिंग फोर्स। ये दोनों बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स होती है, याद रख लो। स्प्रिंग फोर्स भी कर चुके हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कर चुके हैं, अब दो चीजें हम कर चुके हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको।
ओके सर। लिखो शेल थ्योरम। बच्चों शेल थ्योरम क्या होती है? शेल थ्योरम क्या कहती है समझो, एक बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस r है, और एक मास स्मॉल m है, p पॉइंट पर पड़ा है। इनमें सेंटर से लेकर यहां तक डिस्टेंस r है। इस बॉडी का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बच्चों स्मॉल r है। अब बच्चों शेल थ्योरम क्या कहती है समझो। शेल थ्योरम कहती है ये स्फेरिकल शेल को हम एक पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं। इस स्फेरिकल शेल को हम बच्चों क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं अगर ये पॉइंट मास इस स्फीयर से काफी डिस्टेंस पर है। जैसे बच्चों अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, यहां पर कोई बॉडी है, उसका मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, तो मैं इस अर्थ को क्या मान लूंगा बच्चे, पॉइंट मास मान लूंगा। इसका स्मॉल m, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर। एक सेकंड बच्चों में, एक सेकंड आया। हाँ जी बच्चों, शेल थ्योरम क्या होती है बताओगे? अगर एक स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, और मैंने किसी पॉइंट मास पर यहां पर फोर्स लिखनी है, तो मैं इस स्फीयर को क्या मान सकता हूं बच्चे, बोलो। बोलो बच्चों, इस स्फीयर को मैं क्या मान सकता हूं, पॉइंट मास। वेरी गुड, पॉइंट मास मान के अब इनके बीच में फोर्स लिख लोगे, यहां से लेकर डिस्टेंस यहां। ठीक है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला G m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, आपको जरूरत नहीं है। वैसे ये स्टेटमेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स आगे डेरिवेशन करवानी है, उसके लिए लिखवा रहा हूं मैं आपको। लिखो according to Newton shell theorem, according to Newton shell theorem, the gravitational force at any point outside the shell can be calculated by assuming shell as a point mass। दैट्स इट बच्चों, ये अगर आपने नोट कर लिया तो हम आगे डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट सर। कर लिया बच्चों? 1 मिनट। कर लो जल्दी।
हो गया सर। रब कर रहा हूं। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब पता है क्या बच्चे? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम से क्लियर हो रहा है, ब्रेक करके पढ़ो इसे। एक्सेलेरेशन किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अर्थ है बच्चे, मास m है, मैंने एक बॉडी को फेंका, अगर मैंने इसको मान लो u0 है, एक सेकंड t0 पर अगर स्पीड इसकी 0 है तो t1 पर बता सकता है कोई कितनी होगी इसकी स्पीड? एनी स्टूडेंट? अगर किसी मास को मैंने अर्थ की तरफ फेंका, अगर इसकी t0 पर स्पीड 0 है तो t1 पर कितनी होगी? एनी स्टूडेंट बोलो बच्चों, याद है आपको? हाँ जी, याद है किसी को बच्चों? आपको पता है ना ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 यानी 10। इसका मतलब क्या है? t1 पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। t2 पर कितनी हो जाएगी? 20। t3 पर कितनी आ जाएगी? 30 मीटर पर 30। यानी इसकी स्पीड बढ़ रही है बच्चे, किसकी वजह से बढ़ रही है? अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आई ड्यू टू अर्थ, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको पता है, वैल्यू g की वैल्यू 10 होती है, यही मैंने आपको कैलकुलेट करवानी है, यही वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये मैंने अर्थ अज्यूम की है बच्चों, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मास माना है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो h है, और ये सेंटर तक का डिस्टेंस r है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे यहां से लेकर यहां तक? r इज इक्वल टू h प्लस कैपिटल R। ग्रेविटेशनल फोर्स बताओगे कितनी होगी? थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ कितनी होगी? gm1 m2 upon r square m कैपिटल M अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, बच्चों यही होगी। यस सर। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? h प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है याद है आपको? फोर्स इज इक्वल टू m में होती है। हाँ जी बच्चों, अब ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होती है, यहाँ पर तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करता हूँ, वो है g, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल यूज किया g। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। एक m से एक m कट गया, g कितना आ गया? gm h अपॉन r स्क्वायर। बच्चों यहां तक देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके बच्चों, अगर ये बॉडी अर्थ के सरफेस पर पड़ी हो तो क्या होगा? अगर ये बॉडी अर्थ के सरफेस पर पड़ी हो तो क्या होगा? यहां पर पड़ी हो, हाँ जी, h 0 हो जाएगा, स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल R। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं g को g0, ये ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सरफेस पर है। g की वैल्यू तुम्हें पता है बच्चों? 6.67 10 की पावर कितनी होती थी? हाँ जी बच्चों, 6.67 into 10 की पावर -11। अच्छा बच्चों, मास ऑफ अर्थ किसी को पता है कितना होता है? 6 into 10 की पावर 24। तुम्हें ये पता है अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर का स्क्वायर। जब मैं सारी वैल्यू सॉल्व करता हूं तो g की वैल्यू आ जाती है बच्चे, ये आपकी g की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी जो आप पढ़ते हो। नोट कर लो फटाफट इसको। बच्चों नोट कर लो जल्दी से।
हो गया सर। हो गया बच्चों, तुम कल का काम कर रहे हो, मैंने किया था। रब कर रहा हूं बच्चों। ओके सर। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है, बोलोगे? 9.8। ओह वेरी गुड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। या फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जीएम बाय आर स्क्वायर। इसमें ये आर क्या होता है बच्चे, रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज। रेडियस ऑफ अर्थ। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। अब बच्चों देखो, मैंने बॉडी एम फेंकी थी, अर्थ पर रखी थी, इसका मास एम है, रेडियस आ रही है। अब मुझे ये बताओ, क्या ग्रेविटी की वैल्यू इस मास पर डिपेंड कर रही है, जो बॉडी हमने फेंकी है उसके मास पर डिपेंड कर रही है? नो सर। ओह वेरी गुड। यानी ग्रेविटी की वैल्यू किसी मास पर डिपेंड नहीं करती। मैंने अब क्या किया, अर्थ की तरफ एक पॉइंट मास फेंक दिया जिसका मास है 1 किलो, एक मैंने फेंका 50 किलो का, तो दोनों पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लगेगी? 9.8। ओह वेरी गुड, क्लियर हो गया। वी कैन से G is independent to the mass of the given body, जब फॉलिंग बॉडी या गिवन बॉडी। क्लियर बच्चे, समझ आया कि नहीं? यस सर। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। दूसरी बात बच्चों, मैं ये बता रहा हूं आपको, ये G की वैल्यू 9.8 कब है? जब बॉडी अर्थ के सरफेस पर है। अगर अर्थ के सरफेस से दूर लेकर जाते हैं तो G की वैल्यू कितनी होगी, बताएगा कोई? H बढ़ेगा तो G क्या होगी? बढ़ जाएगा। अब घटे, कम होगा, है ना, H बढ़ जाएगा तो G क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी G इज नॉट फिक्स्ड बच्चे, G फिक्स्ड नहीं है, G चेंज कर सकती है। अब G कौन कौन से फैक्टर से और कितनी चेंज कर सकती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहां तक नोट कर लो अगर कुछ नोट करना है आपने, नहीं मैं इसको रब कर रहा हूं। पहले मैं एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसी कंसेप्ट का, इस कंसेप्ट का एक मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, वन न्यूमेरिकल ऑन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, फिर मैं आगे करवाऊंगा G कैसे चेंज होती है। रब कर रहा हूं मुझे, फाइंड G dash when, find G when earth radius becomes half। बच्चों अर्थ का रेडियस जो है, अब का अर्थ का रेडियस है उससे आधा हो गया, तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन समझ आया? यस सर। बच्चे अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर कितनी होती है? gm/r² होती है कि नहीं? ये अर्थ का क्या होता है? रेडियस। r के पैर में e लिखने का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, मैंने जानबूझ के लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, g जो है वो अर्थ के रेडियस के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे? यस सर। अगर रेडियस अर्थ का कम होगा तो g क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ेगी यही तो देखनी है, तो देखते हैं। G नॉट है gm/re², re², G नॉट डैश हो जाएगी gm/re डैश, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड अगर मैं दोनों को करता हूं तो ये मेरे पास आता है re², gm/re², gm ने gm को मार दिया, re², re डैश का स्क्वायर, तो बच्चों ये बन गया हमारा
जी नॉट डैश इज इक्वल टू आर ई का स्क्वायर इंटू जी नॉट अपॉन आर ई कितना हो गया, अर्थ के रेडियस से हाफ कर दिया बच्चे, आर ई स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया 4 टाइम्स जी नॉट। ग्रेविटी की वैल्यू कितने टाइम बढ़ गई बच्चों, बोल ही नहीं रहे यार, इतना इजी चैप्टर करवा रहा हूं तुम लोगों को। हाँ जी बच्चों, यस सर। कितने टाइम्स बढ़ गई ग्रेविटी की वैल्यू, 4 टाइम बढ़ गई। अब ये देखो, अर्थ अगर आधी होगी, अर्थ का रेडियस आधा रह गया तो ग्रेविटी 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक, रब कर रहा हूं इसको, नोट कर ले, 1 मिनट, कर दूं, 1 मिनट। नोट कर ले बच्चे। कर दो सर। बच्चों मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, ये ना न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसके साथ के। अभी हमने किया g की वैल्यू कितनी की है, gm बाई आर का स्क्वायर किया। ये r क्या होता था, रेडियस ऑफ अर्थ, ये m क्या होता था, मास ऑफ अर्थ। अर्थ। यहाँ पर g नॉट लिखनी है तो लिख सकते हो, नहीं लिखनी तो तुम्हारी मर्जी है। ये ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ, हाँ जी, अर्थ। अगर मैं इसको जल्दी जल्दी में कई बार ऐसे जी लिख दूंगा तो घबराना मत, इसका मतलब यही है। वैसे ही मैंने जी नॉट का मतलब ऐसे सरफेस लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है ना बच्चों, ये मास की फॉर्म में है। दिस वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ द अर्थ। I want to convert this formula in the form of density. How we convert gravity into form of density? अब मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी पता है आपको क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ। अर्थ का ही वॉल्यूम लिखेंगे बच्चों, बोलो। यस सर। तो मास की वैल्यू कितनी आ गई, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो g कितना आ गया बच्चे, g m की वैल्यू रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। ये कितना आ गया, g रो 4/3 पाई इंटू आर। बच्चे g की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 g रो पाई आर। g is directly proportional to radius of earth and directly proportional to density of earth। कोई डाउट है बच्चों, कोई डाउट है। डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3g 4g पाई आर, ये डेंसिटी है। इसको बोलते हैं अर्थ डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड अर्थ डेंसिटी। ये अर्थ की डेंसिटी है बच्चों। निकाल सकते हो आप अर्थ की डेंसिटी की वैल्यू। जी की वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल जी की, रेडियस ऑफ अर्थ की, पाई की वैल्यू, तो अर्थ की डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। देखो बच्चों यहां तक क्लियर है आपको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। बच्चों आगे चल रहे हैं।
यस बच्चों, आगे चल रहे हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ शेप, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ये बच्चों इफेक्ट है। बच्चे ये 4 इफेक्ट है। मैंने आपको कहा था ना जी चेंज होती है बच्चों, जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। किस किस की वजह से, हाइट चेंज होने की वजह से, डेप्थ चेंज होने की वजह से, शेप चेंज होने की वजह से और अर्थ के रोटेशन की वजह से। और ये 5 मार्क्स तक का पेपर में आएगा, चारों में से कोई भी एक डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में। न्यूमेरिकल आएंगे कंपटीशन में। क्लियर बच्चों? यस सर। हेलो। यस सर। हाँ जी बच्चों, सबसे पहला इफेक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ हाइट। इफेक्ट ऑफ हाइट, बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस r है, ये पॉइंट मास है, ये h हाइट पर है बच्चों। ये टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, r। r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R प्लस h। अच्छा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो कितनी होती है, जी एम कैपिटल M R प्लस h का होल स्क्वायर। अब बच्चों F की वैल्यू कितनी होती है, mg, जी एम कैपिटल M R प्लस h का स्क्वायर। m से m कट गया, g की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम R प्लस h का स्क्वायर। 2 मिनट रुको, जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम आर प्लस एच का स्क्वायर। बच्चों यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। अब बच्चों ये देखो, जी एम मैं नीचे से ना क्या कॉमन निकाल रहा हूं, आर स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं, तो रह गया एच बाय आर का होल स्क्वायर। ये बच्चों क्या थी आपको पता है, ये वाली वैल्यू क्या थी, जी नॉट थी, अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू। ये आ गई हमारी ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू अब मुझे ये बताओगे, देखो एक फॉर्मूला ये आ गया बच्चों, इसमें बताओगे अगर h बढ़ेगी तो g क्या होगी, कम होगी। अगर आप h बच्चों इंक्रीज करोगे तो g क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? ऑल्सो इफ h इज लेस 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 देन r, मैं इसको क्या लिख रहा हूं देखना, इस पावर को ऊपर ले जाओ, मैं ऊपर से ये रब कर रहा हूं बच्चों, तो g इज इक्वल टू क्या हो गया, जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर आ गया। ये एक हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया बच्चों।
ये मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ गया बच्चों ग्रेविटी का। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये 2 है, 2 फॉर्मूले होंगे ग्रेविटी के, दोनों नोट कर लो बच्चों। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल रहा हूं, ये कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन में काम देगा। अगर हाइट 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक है तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने कांस्टेंट माननी है। अगर हाइट आप 10 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक कंसीडर करते हो तो जी का फॉर्मूला आपने बच्चों यूज करना है G0 1 माइनस 2h/r। अगर हाइट की वैल्यू ग्रेटर देन 500 किलोमीटर है तो आपने जी का फॉर्मूला यूज करना है G0 1 प्लस h/r। ये कंक्लूजन लर्न कर लो बच्चों, कल मैं इसके साथ के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको ये आने चाहिए, यहां तक आज आप कर लो। कल आपकी क्लास भी होगी, कल आपका टेस्ट भी होगा। टेस्ट आप बता दो किस चैप्टर का लेना है बच्चों, टेस्ट बताओ किस चैप्टर का लेना है। कोलिजन। कोलिजन का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव सर। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। ओके बच्चों, कल सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। क्लास लगनी है, क्लास तुम्हारी अकेला संडे को नहीं होती, संडे को टेस्ट होता है, लेकिन बाकी दिन तुम्हारी वेडनेसडे को अगर टेस्ट है, टेस्ट प्लस क्लास दोनों चीजें होंगी। ओके बच्चों, बाय। यस सर, रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। ओके बच्चे।